हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन की क्लास होती है और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे मैन ऑफ द ईयर 2023। एक प्राइज दिया गया है, एक अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में कि किसे प्रदान किया गया है और किसके द्वारा दिया गया है, इन सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो दिया गया है एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलू को। एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलू, इनका नाम याद रख लेंगे। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा 28 दिसंबर को। अच्छा, क्यों दिया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं यानी कि जो श्री एलपी हेमंत जी हैं, इनके द्वारा कैरेबियन व्यापार परिषद के रूप में ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रमंडल के भी ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसकी वजह से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम के बारे में। इसमें कुछ संशोधन किया गया है और संशोधन करने के बाद में जो शामिल किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में शामिल किया गया है ओबीसी आरक्षण को। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, जैसा कि हम सबको पता ही होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा भारत का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा 9:10 पर सुबह सुबह। ठीक है। अच्छा, इसके पहले चंद्रयान 3 के बारे में हम जान चुके थे, आदित्य L1 के बारे में हम जान चुके थे, और अब इसरो क्या करने जा रहा है? एक उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो एक्स रे पोलारीमीटर। क्या नाम है इसका? एक्स रे पोलारीमीटर। अच्छा, ये उपग्रह क्या काम करेगा ये भी जान लेते हैं। तो ये स्पेशली जो जो खगोलीय सोर्सेज हैं, किस चीज के? ब्लैक होल के, और जो एक्स रेज निकलती हैं उसके बारे में अध्ययन करने का काम करेगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तेलंगाना सरकार के द्वारा लोगों की जरूरतों को समझने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? यानी कि तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उसने ये काम शुरू किया गया है और जमीनी स्तर पर लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है प्रजा पालन कार्यक्रम। क्या नाम है? प्रजा पालन कार्यक्रम। अच्छा, इस कार्यक्रम को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके भी पहले वहां के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या ये भी जान लेते हैं। तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क मल्लू। ठीक है, इनके द्वारा इस स्कीम की शुरुआत करी गई है, यानी कि इस स्कीम को पूरी तरीके से यही देख रहे हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा? अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी और हर अधिकारी की टीम को 2 गांवों का सर्वेक्षण करना रहेगा, 2 गांव में जाना पड़ेगा और एक प्रॉपर एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भरवाना पड़ेगा वहां के लोगों से, जिससे कि लोगों की जो जमीनी जरूरतें हैं उसका पता चल सके और उसके हिसाब से उनको सुविधाएं दी जा सके और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स है, उसको जो है बनाया जा सके। नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ प्रमुख के रूप में पहली बार किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति करी गई है। तो सीआईएसएफ चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है नीना सिंह को। नीना सिंह मणिपुर कैडर की आईपीएस अधिकारी थी और इसके बाद उन्होंने राजस्थान कैडर में इन्होंने अपना ट्रांसफर ले लिया था। अब इनका नाम जरूर याद रख लेंगे क्योंकि जो पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो सीआईएसएफ प्रमुख के रूप में पहली महिला अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त करी गई हैं? तो याद रख लेंगे इनका नाम है नीना सिंह। साथ में ही खुफिया ब्यूरो यानी कि जो आईबी है उसके अधिकारी रहे हैं राहुल रसगोत्रा। इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का भी प्रभार दिया गया है, यानी कि अब ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के बारे में बात हो रही है, उसके महानिदेशक के रूप में काम करेंगे। तीसरी नियुक्ति करी गई है किसकी, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो विवेक श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे, जिनको अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दिया गया है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। खाड़ी सहयोग परिषद ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो देखो, ये जो जीसीसी है यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद है, जिसको हम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कहते हैं, यानी कि जो खाड़ी के देश हैं वो एशिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ इन्होंने मुक्त व्यापार समझौता करा है। अच्छा, इस समझौते के माध्यम से क्या होगा? तो इस समझौते के माध्यम से जो आर्थिक जो पोर्टफोलियो है उसमें विविधता आएगी और साथ साथ में जो निवेश संबंध है खाड़ी देशों का एशिया के देशों के साथ में वो भी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है।
नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सरकार के द्वारा FCI चावल को किस ब्रांड के तहत बेचने की योजना बनाई गई है? तो देखो, जो FCI राइस है इसको बेचा जाएगा भारत ब्रांड के तहत। भारत ब्रांड के तहत पहले ही भारत सरकार गेहूं का आटा और साथ साथ में दाल बेच रही है, और अब ये क्या बेचेगी, अब ये चावल को भी बेचने की योजना बना ली है भारत ब्रांड के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE को किस मुद्रा में भुगतान किया है? तो देखो, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, जो दूसरे देशों के बैंक हैं, उनसे बार बार भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए काम कर रहा है। और अभी तक 20 ऐसे देश हैं जहां पर भारत सरकार ने ये टाई अप करा हुआ है कि वो व्यापार किस में करेगा, रुपए में करेगा। इससे क्या होगा, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है यानी कि जो डॉलर है, अगर वो उसके उसकी वैल्यू में गिरावट आती है तो उसका फर्क भारतीय रुपए पर नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। तो भारत ने कच्चे तेल खरीदने के लिए UAE को किस मुद्रा में भुगतान किया है? तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, भारतीय रुपए में भुगतान किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और अच्छा, इसके लिए जो टाई अप है वो पहले ही हो गया था। 11 जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक के द्वारा ये फैसला ले लिया गया था, है ना। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहां की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ के बारे में हमने कल पढ़ा था कि लखनऊ को AI हब बनाया जाएगा, और भारत का वो पहला ऐसा शहर बनेगा जिसको AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ में ही हमने ये भी पढ़ा था कि जो यूपी है वहां का अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अयोध्या रेलवे धाम कर दिया जाएगा। तो ये कुछ न्यूज जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था यूपी से रिलेटेड। अच्छा, वहां पर अब क्या किया जाएगा देख लेते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा एक उद्घाटन किया गया है। किस चीज का उद्घाटन किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो बटेश्वर में किया गया है। बटेश्वर क्या है? देखो, बटेश्वर का एक ऐतिहासिक महत्व है, और बटेश्वर जो है आपको 65 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा आगरा से। वहां पर किया गया। और अब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मथुरा में गोवर्धन है उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। यानी अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो गोवर्धन से बटेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिकेटर अंबाती रायडू के बारे में। क्रिकेटर अंबाती रायडू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम अंबाती रायडू है। भारतीय क्रिकेट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन करा है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो YSR कांग्रेस, इस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में इन्होंने ज्वाइन करा है। साथ में ही इनको ज्वाइन कराने का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया है YSR जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा। जर्मन राजनीतिज्ञ थे जिनका निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वोल्फगॉन्ग शॉयब्ले, इनका नाम क्या है? वोल्फगॉन्ग शॉयब्ले, ठीक है, जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और बर्लिन की दीवार जब टूटी थी तो उसके बाद ये एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम रिवीजन करेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हमने बता ही दिया आपको कि अयोध्या धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, अयोध्या हवाई अड्डे का भी नाम बदला जाएगा, और उसका क्या प्रस्तावित किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? तो रामायण जो महाकाव्य है उसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इसकी नियुक्ति कर दी गई है। तो CS राजन होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष। RBI रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि हासिल करी है? तो हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में कल पढ़ा था, और जैसा कि नया साल समाप्त हो रहा है, पुराना साल समाप्त हो रहा है, तो जो कुछ भी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा काम किया गया है उसकी पूरी रूपरेखा, उसकी रिपोर्ट RBI के द्वारा प्रस्तुत की गई, और ये बताया गया है कि 12.2% की जो वृद्धि है वो दर्ज करी गई है। RBI के द्वारा IDFC का किसके साथ मर्जर को मंजूरी दे दी गई है? तो देखो, IDFC का जो मर्जर है वो हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में।
इसके लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट का किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? यानी ये जो मसरत आलम है ये पहले से ही जेल में बंद है और इसका जो एक समूह था मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट जिसको कहा जाता था, इसको यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे एलआईसी ने कहाँ अपना नया शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था। तो एलआईसी का भारत के बाहर भी लगभग 20 देशों में इसके ब्रांचेस हैं और ये अपना नया ब्रांच खोलने वाला है। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है, जैसा कि हमें पता भी होगा। विदेश मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस योजना का अनावरण किया गया? इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि आरबीआई ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना का नाम क्या है? तो करेस्पॉन्डेंट ओके। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पाकिस्तान के द्वारा परीक्षण किए गए एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम का क्या नाम है? इसके पहले पाकिस्तान ने फतह फर्स्ट को लॉन्च किया था, जिसकी जो कैपेसिटी थी वो 200 किलोमीटर थी। अब ये जो लॉन्च किया गया है फतह 2, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो 400 किलोमीटर तक इसकी कैपेसिटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगा? तो 100% की हिस्सेदारी बेचेगा, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और किस तमिल सुपरस्टार और राजनेता का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हमने पढ़ा था इन राजनेता और तमिल सुपरस्टार हैं, इनका नाम है विजयकांत और इनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।